अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। मुल्क में सियासी बहरान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। इलेक्शन कब होंगे ये सवाल कई बार रिपीट किया जा चुका है। सदर पाकिस्तान अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल कर चुके हैं, लेकिन अब तक इलेक्शन की तारीख नहीं दे सके। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बात डिमांड करती हुई नजर आती है कि सदर मुमलिकत को जाने से पहले पहले अपने आईनी इख्तियार को इस्तेमाल करना चाहिए। हमने ये भी देखा कि सदर पाकिस्तान ने एक कानूनी टीम से मशवरा भी किया, मुशावरत भी चल रही है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कह रही है कि इस वक्त इस तरह की हरकत करके आप एनआरकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात के मुतमिल हम नहीं हो सकते हैं। मरियम औरंगजेब ये बात कहती हुई नजर आती हैं कि सदर पाकिस्तान को इस वक्त अपने घर वापस चले जाना चाहिए, आईनी मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। ये भी कहा जा रहा है कि मुआशी बहरान हो या सियासी बहरान हो, मुल्क को इस तमाम तर कैफियत से निकालने के लिए इलेक्शन बर वक्त ज़रूरी है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन के हवाले से सदर मुमलिकत के पास इख्तियारात नहीं हैं, बल्कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन खुद फैसला करेगा कि इलेक्शन कब होंगे। निगरान वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि आप इस बात पे कतन अपना दिल जो है बुरा मत कीजिए कि हम यहाँ पर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए आए हैं, हम तो कुछ मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं। इलेक्शन बर वक्त ही होंगे, ये फैसला मैंने नहीं करना बल्कि इलेक्शन कमीशन ने करना है। इलेक्शन आखिर कब होंगे, इस हवाले से कोई बर वक्त तारीख सामने नहीं आ रही, और अगर सदर मुमलिकत अपना कोई आईनी इख्तियार इस्तेमाल भी करते हैं तो क्या उसको पीडीएम की तमाम तर जमातें कबूल कर लेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अपनी इलेक्शन कैंपेन का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर चुकी हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे किए जा रहे हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेन भी स्टार्ट कर चुके हैं, और वो इल्ज़ाम जो कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आया करता था कि दोनों भाई अलग तरह की सियासत करते हैं, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वही सियासत करती हुई नजर आ रही है। अगर बेटा हिमायत नहीं करता इदारों की तो बाप इदारों की हिमायत करते हुए नजर आ रहा है। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी भी उसी प्लान को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हैं जिसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ फॉलो करते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या इस इलेक्शन कैंपेन से अवाम उनकी तरफ मुतवज्जो हो सकेगी, लोगों को मुतासिर कर सकेंगे, इलेक्शन में कैसे वापसी होगी। चीफ जस्टिस भी वापस जाने वाले हैं, अपनी आईनी तारीख को भी मुकम्मल कर रहे हैं, रिटायर भी होने जा रहे हैं। आज उन्होंने एक तकरीब से खिताब भी किया और उन्होंने ये कहा कि इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं जो काम मुकम्मल करना चाहता था, काफ़ी तादाद में केसेस जो थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे, हज़ारों की तादाद में थे, लेकिन हमें आईनी पेचीदगियों में उलझाया गया जिससे हमारा टाइम ख़राब किया गया। मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम तर चीज़ें कोर्ट्स तक नहीं आनी चाहिए थी और उस तमाम वक्त के अंदर हम बाकी केसेस को निपटा सकते थे। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो हमेशा हर बंदे के लिए गुड टू सी यू का जेस्चर भी रखता हूँ, इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करना, पोलिटिसाइज़ करना, ये बात भी ठीक नहीं रही है। सहाफ़ियों के साथ भी काफ़ी तकरार रही है। फिर आज हमने देखा कि सारा दिन सोशल मीडिया पे ट्वीट्स चलती रही हैं कि क्या सदर मुमलिकत जो हैं वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहे हैं या इस इलेक्शन की तारीख के साथ कोई डील छुपी है। ये तमाम तर वाक़यात क्या हैं, उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से पहले जानते हैं। पाकिस्तान लीग नून के सीनियर रहनुमा अता तारड़ साहब भी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। पहले उनके ख्यालात मुलाहिज़ा करते हैं और उसके बाद गुफ्तगू को आगे लेकर चलते हैं। जो अहम कानून साजी है, अहम फैसला साजी है, उसमें सदर मुमलिकत का अब कोई किरदार नहीं रहा बतौर अबूरी सदर के। अब अबूरी सदर के तौर पे 9 सितंबर के बाद ये कोई डेट अनाउंस नहीं कर सकते। गैर कानूनी होगा, गैर आईनी होगा। कोई भी अगर इख्तियार इस्तेमाल किया जाएगा वो गैर आइनी होगा और अबूरी तौर के ऊपर वो कोई इख्तियारात नहीं रखते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मज़हर बल्लाज साहब। अपने एनालिस्ट पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। मज़हर बल्लाज साहब, इस वक्त अगर बात की जाए तो एक अजीब सी कैफियत है। इकॉनमी की तरफ से हम परेशान हैं, सियासत की तरफ से हम परेशान नज़र आ रहे हैं। अब तक हम इलेक्शन का फैसला नहीं कर पा रहे। इससे पहले भी हमने देखा था, अगर हम आइन की बात करते हैं तो आइन तो ये भी कहता है कि जी 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए थे। हमने सूबों की हालत तो देख ली, वफाक की तरफ बढ़ते हैं। तो सदर मुमलिकत के हवाले से आप क्या कहेंगे? आज उन्होंने एक अपनी कानूनी टीम को बुलाया हुआ था, मशवरा भी किया गया। बिल्कुल सही है जी, सदर साहब पे भी बात करते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले एक और बात करना चाहता हूँ। बिलअमूम पूरी कौम और बिलखसूस वो पार्टियाँ जो दावे करती हैं कि हम मुस्लिम लीग हैं, हम पाकिस्तान बनाने वाली हैं, उनके लिए आज बड़ा शर्म का मकाम है कि आज बानी पाकिस्तान की बरसी थी और उन्हें वो याद नहीं रहा। वैसे तो वो जना हाउस और पता नहीं क्या कुछ गाते हैं और कितने नारे लगाते हैं कायद आज़म के, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए वसीयत कौम भी बायस शर्म है। और ख़ास तौर पर जो लोग कायद आज़म का नाम बेचते हैं और कहते हैं जी हमने उनकी याद में पार्टी बनाई, हालांकि ये जो पार्टियां हैं
जो मुस्लिम लीग के नाम से बनी हुई हैं, इनका किसी का कायदे आज़म से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना कायदे आज़म के ये ख्यालात थे। कायदे आज़म हमेशा आइन की बात करते थे, कानून की बात करते थे। ये साहब जिनकी आपने गुफ्तगू सुनाई है, ना ये आइन की बात करते हैं ना ये कानून की बात करते हैं, ये तो कायदे आज़म की नफ़ी कर रहे हैं। अब देखिए कि आइन हमारा क्या कहता है कि इंतखाबात कितने दिन में होना चाहिए। ये आखिर इनको मसला क्या है, क्यों भाग रहे हैं इंतखाबात से। और ये जो सदर ममलिकत का इन्होंने हवाला दिया, ये आज़म चौधरी साहब इधर पंजाब असम्बली को भी देखते रहे हैं। मुझे ये फरमाइए कि गुजारिश ये है कि जब स्पीकर गवर्नर बनता है तो क्या वो गवर्नर साइन नहीं करता? भेजी की समरियों पे बिल्कुल करता है। तो सदर ममलिकत तो सदर हैं, जब वो सदर हैं तो बसैयत सदर वो परफॉर्म करेंगे। कोई आइनी कानूनी रुकावट नहीं है जी। और सदर ममलिकत आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत इलेक्शन अनाउंस कर सकते हैं, बिल्कुल करने चाहिए। अब ये है कि जी अभी ये जो तखीर का फरमा रहे हैं मौसूफ, या इनकी पार्टी की ख्वाहिश है, पीपल्स पार्टी की शायद ख्वाहिश नहीं हो। आपने कहा कि जी पीडीएम की जमातें कबूल करें ना करें, आइन की बात होनी चाहिए, कानून की होनी चाहिए। अब आप देखिए कि वो जो निगरान वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने तो ये भी कहा है कि आप तैयार रहें, इलेक्शन फरवरी से पहले भी हो सकते हैं। तो मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि इलेक्शन इसी साल होंगे, 1-2 हफ्ते लेट हो सकते हैं, नहीं हो सकते इससे ज़्यादा लेट, इसलिए कि हमारी मईशत इसकी इजाज़त नहीं देती। हमारे यहाँ मुआशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो हमने मुल्क को संभालना भी तो है ना। मुल्क संभालने के लिए इलेक्शन बहुत ज़रूरी है। वो बाकी ये अपनी अपनी बोलियाँ बोलते रहें, ना ये कानून के तहत बोलियाँ हैं ना ये आइन के तहत। आज़म साहब, बहरान से अगर मुल्क को निकालना है तो इलेक्शन बर वक्त करवाना है। अभी मज़हर बल्ला साहब ने बड़ी डिटेल से बताया कि जी हमने देखा निगरान यहाँ पर ये करते रहे, हमने देखा निगरान सूबों में भी हैं, लेकिन आइन की बालादस्ती वहाँ पर नज़र नहीं आती है। वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन मुझे इसी साल में नज़र आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि इस करंट सिचुएशन में इलेक्शन की तारीख अगर सदर मुमलिकत दे देते हैं तो कोई नया सियासी बहरान नहीं खड़ा हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, 90 दिन में इन्होंने इलेक्शन करवाने थे आइन के तहत। 30 दिन आज, बल्कि 31 दिन आज गुजर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इलेक्शन शेड्यूल या इंतखाबात के हवाले से कोई मस्बत गुफ्तगू भी सामने नहीं आई। बल्कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात को इल्तवा में डालने के लिए कार्रवाइयाँ वो तो सामने आ रही हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है उन्होंने कहा हो कि हमने सेंसस कंप्लीट कर लिए है, हमने जो हल्का बंदियाँ थी। आप देखें कि उसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि नई हल्का बंदियों की जो बात की जा रही है, एक चीज़ तयशुदा है कि सीटों में कोई इजाफा नहीं होगा जी। सीटों में थोड़ा बहुत रद्दोबदल होगा। मसलन कोई इंटीरियर की सीट किसी सिटी में आ जाए, सिटी की सीटें बढ़ जाए, वो सीटों की लिमिटेशन का इशू है और ये 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं है जी। लेकिन बाकी आइन के तहत बाकी रह गए इनके पास तकरीबन 59 दिन के अंदर इंतखाबात होने ज़रूरी हैं। लेकिन इस वक्त मूड नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं सुन रहा था तारड़ साहब को, बड़ी मज़े की बात है, ये रोज़ाना एक नया आइन लिखते हैं और वो लिख के वो आइन और कानून की नई किताब आगे टीवी पे बैठ जाते हैं। सही भाई, जो आपके मतलब की चीज़ है वो आइन के मुताबिक है, जिसमें आपको अपना नुकसान नजर आ रहा है उसको आइन की किताब से निकाल देते हैं। कह रहे हैं मीठा मीठा अच्छा, हप अब हप और कड़वा कड़वा आप दूध। सदर के हवाले से हम पहले भी इस पर बड़ी बहस कर चुके हैं कि देखें 3 ऑप्शन है कि सदर पाकिस्तान फौत हो जाए, सदर ज़हनी तौर पर मजूर हो जाए, सदर रिजाइन कर दे, सीट खाली हो जाती है, उसके बाद चेयरमैन सेनेट ऑटोमेटिकली उस जगह पे आ सदारत जाते हैं। की सीट संभाल लेते हैं। लेकिन इस वक्त यह है कि पाकिस्तान में इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है, असम्बलियाँ नहीं है, ना कौमी ना सूबाई। जब इलेक्टोरल कॉलेज नहीं होगा उसमें जो सदर रिटायर होता है उस सदर के आगे रिटायरमेंट की उसकी कब तक मुद्दत है, इस पे आइन आगे कोई वजाहत नहीं कर रहा। जी। इसका मतलब है कि जब तक अगला इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं होता, अगला सदर मुंतखब नहीं होता, आईनी तौर पर यही उस वक्त तक सदर रहेंगे। आप समझते हैं आरिफ अलवी जो हैं वो सदर रहेंगे, कंटिन्यू रखेंगे? देखें जी, मैं तो समझता हूँ आइन तो यही कह रहा है। और दूसरी बात,
ये तात आरड़ साहब के लिए खसूसी तौर पर आइन के अंदर, चाहे वो अबूरी तौर पर सदारत की कुर्सी पे बैठे हों, चाहे वो मुंतखब सदर वो आ रहे हों, आइन पूरे इख्तियारात देता है। आज भी सदर ने अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए आइन के आर्टिकल 75 के तहत जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ एक बिल साइन किया है। ठीक है, अगर वो बिल साइन कर सकते हैं, दूसरा आ जाए अबूरी हुकूमतें हमारी वफाकी भी और सूबाई भी, क्या वो अपना काम आइन के मुताबिक कर रही हैं? पोस्टिंग ट्रांसफर वो कर रही हैं, जजेस को कर्जे वो दे रही हैं, जमीनें वो अलाट कर रही हैं, कौन सा आइन उनको इजाजत देता है? अगर वो गैर आइनी काम कर सकते हैं, सदर तो फिर आइनी हैसियत में बैठे हैं और वो आइनी काम कर रहे हैं। सही। तो ये अपने आइन की यहाँ पे तशरीह ना ही किया करें तो ज्यादा अच्छी बात है। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कानूनदान है फैसल चौधरी साहब। अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट ये की जा रही है कि क्या सदर मुमलिकत के पास आईनी इख्तियार मौजूद है, वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, और अगर वो तारीख दे सकते हैं तो क्या उसे तस्लीम कर लिया जाएगा? पहले सवाल का जवाब है, उसमें किसी किस्म की बहस की गुंजाइश जी, ये क्लियर लिखा है, उसमें किसी किस्म का वहाम नहीं है। आर्टिकल 48 के तहत जब एडवाइस वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के असेंबली बर्खास्त होगी तो जी फैसल साहब, आपकी आवाज़ हमें क्लियर नहीं आ रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ काइंडली अपनी बात को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं कि क्या सदर मुमलिकत जो हैं वो अपने पास आईनी इख्तियारात रखते हैं, इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं? इस मसले पर मैंने इसकी गुंजाइश है। जी जी, आइन बड़ा क्लियर है और आइन में किसी किस्म जी राब्ता जो है मुनक़ता हो चुका हुआ है। हम दोबारा से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मज़हर बरलास साहब, अगर हम बात करते हैं सदर पाकिस्तान के हवाले से, तो अगर सदर पाकिस्तान अपनी मुद्दत को कंटिन्यू कर सकते हैं तो फिर मरियम औरंगज़ेब साहिबा और अता तारड़ साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की, आप क्या समझते हैं कि क्या वो लोग जो ख़ुद पार्लियामेंट का ऐवान का हिस्सा रहे हैं, आइन और कानून की बात करते हैं, आज तो वो कह रहे हैं अपना घर वापस वो चले जाएँ, अपने सदर मुमलिकत जो हैं वो सदर। पहली बात तो ये है कि फैसल चौधरी साहब आपको पता है कि कानून के माहिर हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और बड़े एक ऐसे ख़ानदान से हैं जिसमें वकला बहुत हैं। जी जी। और फैसल चौधरी साहब जो हैं वो बिल्कुल आइन और कानून से हटकर बात नहीं कर रहे। वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सदर मुमलिकत को आइनी इख्तियार हासिल है। ये जो मरियम औरंगज़ेब की आप बातें कर रही हैं, वो पहले वो हिसाब तो दे लें जो उन्होंने लूट मार की और जो चर्चे हैं शहर भर में, उनके किस्से हैं खुले हुए कि उन्होंने यहाँ भी ये किया, वहाँ भी वो किया। और ये जो दूसरे साहब हैं, ये जो पंजाब असम्बली में आइन के हवाले से जो इशारेबाजी कर रहे थे, ये हिसाब दिया इन्होंने। बातें करना बहुत आसान है। किस कानून और आइन में लिखा है कि आप कोई सियासी जमात इलेक्शन में तखीर का मुतालबा करे? ये अजीब लोग हैं, ये गैर जमहूरी लोग हैं, ये गैर अवामी लोग हैं, इन्हें अवाम से खौफ आता है। अच्छा, हमें अगेन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब। पहले राब्ता मुनक़ता हो चुका था। फैसल साहब, आप बता रहे थे कि क्या आईनी तौर के ऊपर सदर पाकिस्तान अपने पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रखते हैं? जी, मैं अर्ज कर रहा था कि इसमें किसी किस्म का अभाव नहीं है। आइन बड़ा क्लियर है। आर्टिकल 48 जब क्लॉज 5 के तहत जब वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस के ऊपर असेंबली टूटती है तो फिर सदर पाकिस्तान को आइन ने पाबंद किया है कि 90 दिन के अंदर वो इलेक्शन की तारीख दे। और इसमें सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार नहीं है कि उसे वो इनकार करें। उनको आइनी फर्ज है, आइनी कमांड है, आइन का हुक्म है, वो उस पर अमल दरामद करना है और इलेक्शन की तारीख देनी है। जहाँ तक आपका दूसरा हिस्सा था, क्या उसको तस्लीम किया जाएगा, तो जमहूरी माशरों में तो आइन के मुताबिक चला जाता है और आइन और कानून के मुताबिक ही चला जाता है। ये जो सोच है ये वो बेसिकली जनरेट हुई जब सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हुए और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जो पार्लिमानी सियासी जमातें हैं वो आइन शिकनी में मुलव्वस हुई। अब पाकिस्तान में 224 आर्टिकल 224 की खिलाफ वर्जी हुई है। जब कोई मुनासिब वक्त आएगा, जब ये मामला दुरुस्त होंगे, तो इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि अदालतों को कार्रवाई करनी पड़ेगी और उसको कार्रवाई किए बगैर आइन का जो पामाली हुई है उसको एड्रेस करना पड़ेगा।
सही, बिकॉज अच्छा। अगर वहाँ पे नहीं किया गया तो ये एक रवायत चल पड़ेगी, जैसे अभी भी रवायत चल पड़ी है कि मुख्तलिफ हीले बहानों के जरिए इलेक्शंस को डिले कराने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन न करवाने की कोशिश की जा रही है। सही, तो अच्छा। ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट बात है। जी, अगर हम बात करते हैं आइन और कानून की बालादस्ती के हवाले से, तो फैसल साहब आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इस वक्त जा रहे हैं और नए चीफ जस्टिस ने भी आना है, तो आप समझते हैं उनका ये जो एक टेन्योर रहा है वो कितना खुश आइन रहा है और जो उन्होंने चीफ करना चाहिए था वो क्या कर सके हैं? और उन्होंने खुद कहा कि चीज़ों को पोलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है और उसमें उन्होंने कहा है मुझे भी बीच में शामिल किया गया है। देखिए, जब आप पॉलिटिकल केसेस आते हैं तो फिर जिस तरह की एक मुखासमत या एक फिजा बनी हुई थी, तो उसमें चीफ जस्टिस साहब को तो ये एक्सपेक्ट करना चाहिए था कि ये होगा। और वो क्या कहते हैं, स्विमिंग अगेंस्ट द टाइड होता है ऐसे मामलात में। चीफ जस्टिस साहब ने और उनके बेंच ने जो 90 दिनों में सूबाई असेंबली का इलेक्शन कराने का हुक्म दिया वो बिल्कुल आईनी था, लेकिन उसके साथ साथ ये एक बदकिस्मती की बात है कि वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करा सके, और जो अमल दरामद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रोल होना चाहिए था वो नहीं कर सके, चाहे उसमें जजों की अपनी बाहमी चपकलिश का तो रोल हो या किसी 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 जज या किसी बेंच की तरफ से कमजोरी का मुजाहरा किया गया हो। ये तारीख में अगर बंदयाल साहब को इस बात पे याद किया जाएगा कि उन्होंने एक तारीखी फैसला दिया, तो साथ साथ में ये बदकिस्मती जरूर होगी उनकी कि उनकी लेगेसी में ये बात जरूर आएगी कि वो उस शानदार आईनी फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करा के सुप्रीम कोर्ट में की सुर्खी का बायस भी बने, और उन्होंने इस इदारे की जो साख है उसको भी नुकसान पहुंचने दिया, और उस पर जो उनको अमल होना चाहिए था, अगर मतलब वो अमल क्या होना चाहिए था, सवाल ये उठता है। पहली या तो वो एक्शन लेते उस हुकूमत के खिलाफ और उन अथॉरिटीज के खिलाफ जो कि इलेक्शन को डिले करने में मुलव्वस है, और अगर वो नहीं कर सकते थे तो उनको इस्तीफा देके घर जाना चाहिए था कि वो, क्योंकि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट है, देखिए जजेस आते जाते रहते हैं, इदारे जो है वो अशखास बनाते हैं, शख्सियात आती हैं और वो फैसले करके जाती हैं, तो इदारे बड़े होते हैं, और अदल के बगैर कोई जमहूरी माशरा नहीं चल सकता। स्पेशली जो है सुप्रीम कोर्ट जैसी आला अदालत को जो है कि अहकामात को नजरअंदाज कर देना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे खामोश रहना, ये बहुत ही बदकिस्मती की बात थी। अब नए चीफ जस्टिस साहब आते हैं, उनसे उम्मीद की जानी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल करने के लिए और अपनी जो जो कानून की अथॉरिटी को बहाल करने के लिए सख्त फैसले अगर उनको लेने पड़े तो वो लें, और उनके साथी जजेस जो हैं उनसे ये गुजारिश आवाम की तरफ से सबको करनी चाहिए कि आप अपनी बामी चपकलेशें जो है वो भुला के पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए काम करें, क्योंकि जजों की बामी जो अपनी उनके इख्तलाफात हैं उससे पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम का बहुत नुकसान हुआ है। जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया, सीनियर कानूनदान थे फैसल चौधरी साहब। और आज़म साहब, आपने क्या समझा कि जैसे वो कह रहे हैं कि जी सदर के पास इन्हीं इख्तियारात मौजूद हैं, और वो जो आप वाली बात वो भी कर रहे थे कि वो चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि मैं ना मानू वाली बात आ रही है, वो तो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ आपके सामने है। अब तो मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ कल तो बिलावल ने भी कह दिया था। अब देखें ना बिलावल साहब इनके इत्तेहादी थे गवर्नमेंट के अंदर, और उन्होंने कहा कि हमारी कुछ इत्तेहादी जमातें वो इलेक्शन से भाग रही हैं। अब वो क्लियर हो गया कि इलेक्शन से कौन भाग रहा है और क्यों भाग रहा है। 2-3 दिन पहले आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा था जी कि मेरे लिए वहाँ पे सिक्योरिटी के हालात ऐसे नहीं है कि केपीपी के अंदर मैं अपनी कंपेन कर सकूँ। अब मुस्लिम लीग नून है वो एक आईनी काम को रोकने के लिए वो सदर के आगे रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है। कभी कोई आगे टीवी पे बैठ जाता है, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। देखिए, ये अगर अपने आप को जमहूरी और सियासी जमातें समझते हैं तो ये अवामी सियासत करें। ये इलेक्शन से भागना कौन सी अवामी सियासत है, कौन सी अवामी खिदमत है। देखिए, इस वक्त तो मुल्क जिस बहरान में है, आपके पास कोई हल नहीं है कि आप इंतखाबात में जाएं। जी बिल्कुल, लेकिन आप लोग इंतखाबात में नहीं जा रहे, आप अपना जो किरदार है वो अदा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपके अदारों को, आपके आर्मी चीफ को फ्रंट फुट पे आके मुल्क के जो निज़ाम है उसको चलाने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है। जबकि ये पहली दफा ये रवायत पड़ी है कि हमने आइन शिकनी की है, जबकि ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी इन लोगों की है। लेकिन वो इस वक्त बैठे हैं 16 माह के अंदर जो कुछ उन्होंने यहाँ पे कर दिया है, जो उन्होंने यहाँ पे लोगों की जिंदगी अजीर्ण किया, अब उनके अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं है कि वोट के लिए लोगों का सामना कर सके। इसलिए वो अब अपना आइन लिखते हैं रोजाना,
और वो आके तो वो स्क्रीनों पे बैठ के नहीं, ये पढ़ कहानी देते पढ़ हैं। के चले जाते हैं। बिरला साहब, जहाँ पे हम आइन के हवाले से बात कर रहे हैं, कानून के हवाले से बात कर रहे हैं, इलेक्शन के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मुअज़्ज़ज़ अदालत के मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस भी जो हैं रिटायर होने जा रहे हैं। और आज उन्होंने जिस तरह से तकरीब से खिताब भी किया, उन्होंने कहा कि मेरा जस्टर हमेशा सबके लिए गुड टू सी यू वाला रहा है और मैं ये चाहता था कि एक अच्छी खासी तादाद में केसेस को निपटाया जाए, लेकिन मुझे आइनी तौर पर इतना उलझाया गया है, मुअज़्ज़ज़ अदालत का टाइम भी ज़ाया किया गया है। तो आपने बतौर चीफ जस्टिस, मौजूदा चीफ जस्टिस का जो दौर रहा है, उसे कैसा देखा है? पहले तो एक बात मैं आजम चौधरी साहब के हवाले से कर लूँ। जी जी। आजम चौधरी साहब पता नहीं मौलाना फजल रहमान को कवर क्यों देते हैं। चौधरी साहब, सच्ची बात यह है कि मौलाना फजल रहमान के समधी गवर्नर थे, केपी में उनको 3 दिन पहले फारग कर दिया गया और उसकी जगह जनरल खटक को गवर्नर लगा वो दिया। वाली वजह भी बता दें क्यों फारग किया गया। वो तो आप बताएंगे ना, आपने कवर दी है। आप गुजारिश आ जाए ये चीफ जस्टिस साहब। देखिए, मामलात को हमेशा उलझाया जाता है। चीफ जस्टिस साहब का ये कहना मैं समझता हूँ अजीबो गरीब है कि मुझे उलझाया गया। आपने जो फैसले देने थे वो आप नहीं दे सके। आज आपकी तकरीर नाकामी का इतराफ कर रही है। क्यों? अच्छा। आपके दौर में आइन शिकनी हुई, फैसल साहब वाली बात, आप खामोश रहे। आप जून में भी 14 मई पे अड़े रहे और जुलाई में भी आप कहते रहे 14 मई को इलेक्शन होने हैं। आपके मौजूदगी में कई और बातें हुई, कई कानून साजियाँ हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन आप चुप रहे। आपने वो सख्त लबो लहजा नहीं अपनाया जो कि आपको अपनाना चाहिए था। अदल जो है वो नरमी का कायल नहीं है। ये आप इंसानी तारीख पढ़ लें, जहाँ भी अदल में नरमी दिखाई गई मामलात बिगड़ गए, ख़राब हो गए। आज जो हमारे यहाँ मुआशरे में मामलात ख़राब हैं, इसकी वजह अदल में नरमी थी, अदल नहीं था। अदल होता तो ये मुआशरा इस तरह ना होता। अदल होता तो आपका जमहूरी सिस्टम इस तरह ना चल रहा होता। अदल होता तो अभी रो ना रहे होते कि फलां इलेक्शन का अनाउंस नहीं कर सकता तो फलां नहीं कर अच्छा, सकता। सदर पाकिस्तान कोई डेट मैं अनाउंस कर समझता सकते हूँ हैं? आप समझते कि हैं सरप्राइजिंग अदालतों डेट ने आएगी? नरम रवैया इख्तियार किया। क्या अदालत ये एक्शन नहीं ले सकती थी कि जिस दिन आपके फर्द जुर्म लगना था एक लोअर कोर्ट में, उस शख्स को मनी लॉन्ड्रिंग वाले को आपने वजीर आजम बना दिया और आप हमारी आला अदालतें खामोश रहीं? क्या सो मोटो एक्शन सो गया था? और जिस दिन इलेक्शन की ये पहली मैं आइन नहीं शिकनी इन हुई बातों थी। को मानता। ये जब रिटायर्ड होते हैं ना, जजेस हूँ या ब्यूरोक्रेट्स हूँ या जितने भी हमारे सरकारी हूँ अफसरान, उनको फिर बाद में बहुत कानून कायदे याद आते हैं, आइन बहुत याद आता है। ये सब जितने हैं ना जो सरकार का पैसा खाते हैं सरकारी नौकरियां करके, जो ही रिटायर्ड होते हैं तो फिर इनको बड़ी अपनी गलतियां याद अच्छा, आती आईना और हैं। कानून ब्रेक पे की जाना है बातें मुझे। करते हैं। ये बता दें, सदर पाकिस्तान जो है वो कोई डेट अनाउंस कर सकते हैं? सरप्राइजिंग बिल्कुल, डेट आ सकती है? बिल्कुल वो चलें, करेंगे। ठीक है। ये तो वक्त ही बताएगा। सदर पाकिस्तान जो है वो कुछ सरप्राइजिंग डेट भी इलेक्शन के हवाले से दे सकते। तैयारियां सबने स्टार्ट कर ली हुई हैं, कैंपेन्स भी सबकी चल रही हैं। यहाँ पर वक्त हुआ चलता है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आए। वेलकम बैक। मैं आसिन आपका प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। कुछ बात करते हैं इंडिया के हवाले से, जहाँ पर G20 सरबराही इजलास भी मुनक्किद हुआ और हमने देखा आलमी मीडिया जो है उसकी तवज्जो का वो मरकज़ भी रहा। मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था, सऊदी वली अहद के हवाले से तैयारियां भी की गई थी, लेकिन सऊदी वली अहद पाकिस्तान क्यों नहीं आए? ऑयल रिफाइनरी के हवाले से भी यहाँ पर काम किया जाना था। साथ ही साथ अगर बात की जाए अगर इंडिया की कारकर्दगी के हवाले से, तो ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त मोदी साहब जो हैं वो अपनी इलेक्शन कैंपेन करने में खासे कामयाब नज़र आ रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से अपने कुछ प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं, उन प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो जिसमें उन्होंने अपना चंद्रयान 3 के मिशन की बात की है, इंडिया को बेहतर करने की बात की जा रही है, फिर एक इजलास बुला लिया जाता है, नवाज शरीफ का बयान भी आ जाता है। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ये कहते हैं कि अगर 2017 का तसलसल रहता तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो मुआशी तौर पर इतना मजबूत होता कि यहाँ पर
ये इजलास का इनेकाद होता। तो क्या सियासी तब्दीलियां जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को इतना कमज़ोर कर दिया, और अगर ये सियासी तब्दीलियां ना होते तो क्या हम मुआशी तौर पर इतने मजबूत होते? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर हम इंडिया की ही परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं तो जहाँ पर ये इजलास का इनेकाद किया गया, सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीर काफ़ी वायरल रही हैं जिसमें नरेंद्र मोदी भी हैं, मोहम्मद बिन सलमान भी हैं और अमरीकी सदर जो बाइडन भी है। वेव भी किया जा रहा है, मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है। ये बात माननी पड़ेगी कि क्या खित्ते के अंदर अब इंडिया जो है वो खासी इंपॉर्टेंट हासिल कर चुका है। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान क्यों नहीं आए हैं, ये भी काफ़ी अलार्मिंग बात रही है। तैयारियां यहाँ पर भी की गई थी कि वो पाकिस्तान आएंगे, यहाँ पे खिताब भी किया जाएगा, कुछ नए प्रोजेक्ट्स का भी इनेकाद किया जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सका है। और G20 जो है यहाँ पर इस इजलास के अंदर नए सरमायाकारी फोरम का भी जो है आगाज़ किया गया है और चीनी सदर ने और रूसी सदर ने जो है इसमें शिरकत नहीं की है। हम अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं, पैनल से बात करते हैं। आजम साहब, ब्रेक पे आपने मुझे गिला किया था, आपने कहा था कि आपने चीफ जस्टिस के हवाले से मेरे से सवाल नहीं पूछा, फिर अपने इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप भी अपना एक क्विक सा रिमार्क दे दीजिए कि चीफ जस्टिस जो हैं वो अपनी आइनी मुद्दत जो है वो और अपनी रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो आपने उनको कैसा पाया और उनका जो सारा टेन्योर था कैसा रहा? आप ओवरऑल देखें उनका जितना टेन्योर है उस टेन्योर के अंदर को काबिल जिक्र एक भी फैसला दिखा दें। और आज चीफ जस्टिस साहब ने आपने पता नहीं ये तौहीन अदालत है या नहीं, अगर है तो लग जाएगी, नहीं है तो बच जाएंगे। अब आप आज वो जो गिले शिकवे भी उन्होंने किए, जो गुफ्तगू भी की, अब देखें कि उनके पास रिव्यू एंड पिटिशन एक्ट का जो केस था बिल का, उसके ऊपर तो उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया सारा, लेकिन जब उनके पास इख्तियार था, क्या मुफादे आमा का कोई एक भी ऐसा केस उन्होंने सोमोटा लिया हो या केस उन्होंने जिस पे लोगों को मुफाद पहुंचा, जिसमें बिजली, गैस, पानी, रोटी, आप तेल, जो पेट्रोल महंगा, देखिए कोई ऐसा एक भी काबिल जिक्र केस नहीं है मुफाद आमा का जिसमें उन्होंने लोगों को रिलीफ पहुंचाया हो। दूसरी बात यह है कि इन्हीं के दौर में रात 12 बजे अदालतें खुली थी, इन्हीं के दौर में पंजाब और KP असम्बलियाँ वो डिज़ोल्व हुई थी और वो 14 मई को, ये अभी हम सितंबर में जा रहे हैं, अभी वो 14 मई ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अभी अब आप एक रेफरेंस के अंदर आप ये जो गिले शिकवे कर रहे हैं, अफसोस की बात है, या तो आपने कुछ आइन और कानून के लिए स्टैंड लिया होता, अपने फैसलों पे इम्प्लीमेंट करवाया होता, आज आपकी बातें इस कौम को समझ भी आती। लेकिन अब इन गिले शिकवों का कोई फ़ायदा नहीं। अब सिर्फ उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वो चीफ जस्टिस हैं अदलिया का वकार भी बहाल करेंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के साथ साथ जो आइन की इस वक्त वायलेशंस हो रही हैं, ये भी उनसे तवक्को की जा रही है कि वो इंशाल्लाह इसकी रोकथाम होगी और ये जो गलत रवायत कायम की गई है इसको भी ख़त्म किया जाएगा। मज़हर साहब, G20 का सरबराही इजलास हुआ है और सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि हम सब तो तैयारियों में थे, रेड कारपेट करने के इंतज़ार में थे कि जी रेड कारपेट की जाएगी, बल्कि ये फैसला किया जा रहा था कि ड्राइविंग सीट पे कौन बैठेगा, इस दफ़ा गाड़ी कौन चलाएगा। और आप थे वो कह रहे थे कि जी मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान नहीं आ रहे, सऊदी वली अहद ने नहीं आना। किसने आपको बताया था कि सऊदी वली अहद नहीं आ रहे? क्या कौन सी खबर थी आपके पास? ये आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था। जी, गुजारिश ये है कि हमें हालात को देखना चाहिए कि G20 की जो कॉन्फ्रेंस है वो करवा कौन रहा है, उसके पसे पर्दा कौन है। जब पसे पर्दा अमेरिका है और ज़ाहिर है अमेरिका अपने इत्तेहादियों को वहाँ बुलाएगा, तो फिर उसमें वो इंडिया को ज़्यादा अहमियत देता है, पाकिस्तान आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम उसके इत्तेहादियों में शामिल नहीं है? नहीं, हम उसके इत्तेहादियों में किधर शामिल हैं? देखिए, हमसे डू मोर का मुतालबा किया गया, मदर साहब हमने डू मोर कंप्लीट किया है। मुतालबे हम उनको कहते रहे वो हमारे इत्तेहादी हैं, ऐसी बात नहीं है। गुजारिश ये है कि उन्होंने जो तजारत का रुख था, जो ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, रूस, चीन, वहाँ से मोड़ के दूसरी तरफ कर दिया है और उसमें सऊदी अरब और UAE शामिल हैं। लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ट्रेड के साथ एक धोखा हुआ है। कैसे हुआ? बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया पे भी बड़ा पीटा जा रहा है। अगर इसका ब्रॉड बेस जायज़ा लें तो कुछ बातें दुख की हैं, कुछ बातें बहुत अच्छी हैं। मसलन दुख की बात यह है कि सऊदी अरब 2 लाख भारतीयों को नौकरी देगा। दुख की बात यह है कि दुनिया के 20 तरक्की याफ्ता मुल्कों के सरबरा वहाँ इकट्ठे हुए। दुख की बात यह है कि वहाँ बड़े बड़े मायदे हुए। हमारे तुर्किया ने भी उनको ड्रोन ऑफर किया, मायदे हो गए और वहाँ ज़ेरे ज़मीन या ज़ेरे समंदर रेलवे
और गैस पाइपलाइन और पेट्रोल अपना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर तेल बात की जा पाइपलाइन रही जो है। बिछाने के बिल्कुल। हैं ये एग्रीमेंट हुए। और उसमें ठीक है, मोदी ने एक बात दुरुस्त की कि जनाब हम 165 अरब आईटी से कमाते हैं, लेकिन इसमें जो नुकसानदेह बात है वो क्या है, वो अभी खौल उतरेगा। वो मैं बताता हूँ कैसे खौल उतरेगा। लेकिन मैं पाकिस्तान पे थोड़ा सा अजहार अफसोस कर लूँ। देखिए, हमारी हुकूमत ने लॉबिंग नहीं की। हमें दुनिया को बताना चाहिए था कि ये लोग कश्मीर में जुल्म करते हैं और आप एक ऐसे मुल्क का साथ दे रहे हैं जो जालिम है, जहाँ अकलीतों के हकूक महफूज नहीं है, जहाँ गिरजा घर महफूज नहीं ऐसी है, बात ना करें। चर्च जलाए जाते साबिक हैं, हुकूमत के जहाँ- वजीर आजम चेयरमैन जहाँ- पीटीआई तो इस जहाँ- बात पे बड़ा कहते थे कि मैंने तो आलमी फोरम पे बड़ी आवाज बुलंद की है। जहाँ गुरुद्वारे जलाए जाते हैं, जहाँ मसाजिद का एहतराम नहीं, जहाँ शूद्रों को इंसान नहीं जानवर समझा जाता है, तो ये वो एक तो इंसानी हकूक़ की वहाँ तस्लील होती है। फिर भारत में 14 से 15 रियासतें ऐसी हैं जहाँ आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं। तो हमें दुनिया को बताना चाहिए था। बड़ी माजरत के साथ मैं कहूँगा कि हमारे सफारती महाज पे वो कारकर्दगी नहीं रही जो फिर आप रहनी ये चाहिए मानते हैं कि सफारती महाज जिसका जिक्र आप कर रहे हैं वो तहरीक इंसाफ के टेन्योर में भी हमारा वीक रहा नहीं, है? हमारा वीक नहीं था। देखिए, सच्ची बात यह है कि मोदी के लेवल का लीडर पाकिस्तान में, उससे ऊपर के लेवल का लीडर जो है वो जेल में है, वरना बाकी लीडर मोदी के लेवल के नहीं है। जो बात माननी चाहिए। अब आ जाइए जो इंडिया के साथ एक फ्रेब हुआ। फ्रेब ये है कि इंडिया का जो तजारती माल है वो जब सऊदी अरब जाएगा, वहाँ से यूएई, वहाँ से इसराइल से टर्किया और तुर्किया से फिर यूरोप जाएगा, तो ये 9,000 किलोमीटर फासला तय करेगा। जी। इसमें आपको पता है चार्जेस पड़ेंगे, किराया पड़ेगा। अगर यही इंडिया तजारत करता अफगानिस्तान के रास्ते और वस्ती एशियाई रियासतों के रास्ते, तो उनको 6,000 किलोमीटर फासला पड़ना था। ठीक। अब 6,000 किलोमीटर पे कितना फ्यूल खर्च होगा और 9,000 किलोमीटर मैं ये समझ रही थी शायद आप ये कितना कहेंगे फ्यूल? कि हमें उनसे कुछ अच्छा सीखना चाहिए। नहीं, अच्छा, मैं देखिए, ये एक मैंने उस दिन भी कहा था कि मोदी वो तमाम ड्रामे करता है जो इलेक्शन जीतने के लिए होते हैं। मोदी ठीक है। मुसलमान मुल्कों से नौकरियां तो ले रहा है, लेकिन इंडिया के अंदर मुसलमानों ठीक हो पर गया। जुल्म करता ठीक है। आजम साहब, इससे पहले अगर सियासी तब्दीलियां ना होती तो हालात काफ़ी बेहतर होते हैं, ये मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म कह रहे हैं। पहले उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा करते हैं, फिर तरफ बढ़ती हूँ। अगर 2017 का तसलसल रहता ना तो ये G20 पाकिस्तान में होता है, या हमारा अपना G20 मुल्क, G20 का इजलास एक न एक दिन बहुत जल्दी बल्कि हो चुका होता या होने वाला होता। आजम साहब, कौन सी सियासी तब्दीलियां ऐसी थी कि अगर वो रोनुमा ना होती तो आज G20 का इजलास जो है वो पाकिस्तान में होता, और क्या हम मुआशी तौर पर इतने मजबूत होते? ये मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म के हवाले से पूछना चाहूँगा। 2017 की मियाँ साहब बात कर रहे हैं और उस वक्त बात कर रहे हैं जब मोदी इनकी नवासी की शादी में इनके घर आया था जाती। ठीक है। और उसके बाद आप थोड़ा सा आगे चले, 3.5 साल की पीटीआई की गवर्नमेंट, चले मान लेते हैं उसके अंदर कुछ सफारती कमज़ोरियाँ होंगी, कुछ सफारती तलकात उसमें ख़राब हुए होंगे, हम इनकी बात उसको मान भी लें। 16 माह फिर आपको गवर्नमेंट मिली। 16 माह के दौरान वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसको जहाज़ पाकिस्तान जो इस्तेमाल में होता, उसको रिक्शे की तरह इस्तेमाल किया। पाकिस्तान कभी कभी आते थे दोनों साहिबान, यहाँ पे आते थे, खाना शाना खाते थे, फिर जहाज़ पे बैठ के किसी ना किसी मुल्क चले जाते थे। रिकॉर्ड दौरे किए और हर दौरे के बाद उनका दावा होता था कि हमने बिगड़े हुए तल्लुकात ठीक कर लिए मुल्कों के साथ, पाकिस्तान के जो नाराज़ थे उनको उनकी नाराज़गियाँ दूर कर ली हैं, और जिनके साथ हमारे सफारती तल्लुकात ख़त्म हो गए थे वो सफारती तल्लुकात ठीक हो गए। 16 महीने के बाद ये G20 होने जा रही है। रकम भी इकट्ठी की थी कहाँ गए वो सफारती तल्लुकात जो 16 माह इस कौम को चूना लगाया गया इन जहाज़ों को इस्तेमाल करके? कहाँ गए वो सफारती तल्लुकात? हमें तो वो नज़र नहीं आ रहे। दूसरी बात यह है, अभी बरलाद साहब बात कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, जो $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत को इसमें एक रिकॉर्ड तारीख में, ये मैं समझता हूँ कि एक रिकॉर्ड फ़ायदा भारत ने हासिल किया है, लेकिन अभी उस पर इम्प्लीमेंट होने में बड़ा टाइम लगेगा। आप दोनों, पाकिस्तान का CPEC, चाइना का वन बेल्ट वन रोड, वो CPEC उसका हिस्सा है ना वन बेल्ट वन रोड का जी। और इनका जो प्रोजेक्ट है इंडिया का, आप इनको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके देखें।
ये टारगेट कर रहे हैं यूरोप को और गल्फ को, वस्ती एशिया को। हम टारगेट कर रहे हैं सेंट्रल एशिया को, चाइना को। हमारा वो प्रोजेक्ट, उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है, इनके प्रोजेक्ट की डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, अब मंडियां, क्योंकि हम पिछले खासी देर से हम नई मंडियों की तलाश में हैं। हम सेंट्रल एशियन स्टेट्स की मंडियों के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात इस हद तक ये दुरुस्त है कि हमें इसका हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन हम उसका हिस्सा नहीं। लेकिन अच्छा, हम चीनी सदर ने और रूसी सदर ने भी तो शिरकत नहीं की, वो क्यों? उसको क्या और जी बात सुनिए चौधरी साहब, ये जो आपके बड़े, आप कहते हैं ना बड़े जी बरादर मुल्क हैं इस्लामी, ये जो अरब हैं, अरब ही तो ये हमारा बेड़ा गर्क करते हैं, ये नहीं बनने देना चाहते सी पे। प्रहलाद साहब, मैं इस चीज़ पे मैं इख्तलाफ रखता हूँ। अरब आपकी क्यों मुखालफत करेंगे? कोई आपकी मुखालफत, हर मुल्क के हुक्मरान वो अपनी कौम और अपने मुल्क का मुफाद देख के जो भी करते हैं, मतलब उनके लिए अपने सियासी हमें मुफादात जो अपने हैं वो मुफादात अजीज होने चाहिए। अगर अरबों के साथ हमारे दो तलकात हैं, एक तो हमारे बरादराना उनसे मरासम, दूसरा हमारा जो एक मजहबी उनके साथ एक अटैचमेंट है। अगर हम उनके साथ फेयर होके ट्रेड करते, बड़े फेयर होके अपने तलकात को आगे लेके चलते, तो आज शायद हमें ये देखना ना पड़ता। बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। भारत मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, माजरत के साथ कतई कलामी कर रही हूँ। हम अगर बातें फेयर के हवाले से तो उस बात पे कोई शक नहीं है, और मोहम्मद बिन सलमान ने वापस चले जाना था, लेकिन अभी तक वो इंडिया में मौजूद हैं, ये काफ़ी अलार्मिंग बात है। यहाँ पे वक्त हुआ चलता है एक मुख्तसर सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी है। क्या कायद आज़म का पाकिस्तान यही पाकिस्तान था जहाँ पर हम स्मगलिंग को देख रहे हैं, क्रैकडाउन हो रहे हैं, बिजली की कीमतों में इजाफा है, एक आम आदमी रोटी के लिए तरस रहा है, चीखे मार रहा है, लेकिन उसे रिलीफ नहीं मिल रहा। क्रैकडाउन हमने स्टार्ट कर लिया बिजली के खिलाफ। अगर क्रैकडाउन बिजली के ही खिलाफ स्टार्ट किया था तो अब तक जो इंकशाफ किए गए हैं, ये बताया जा रहा है कि 8 करोड़ यूनिट जो हैं उसकी चोरी के हवाले से खोज लगा ली गई है। खोज तो लगा ली है, लेकिन रिलीफ अभी तक नहीं मिला। फिर इसी के साथ अगर हम बात करते हैं बाकी चीज़ों के हवाले से, तो इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि बाकी चीज़ें भी बहुत महंगी हैं। चीनी का बहरान सबके सामने है, ज़राए ये बता रहे हैं आटे का बहरान भी आ सकता है। ईरान के रास्ते तेल भी स्मगल किया जा रहा है। ये स्मगल करने वाले लोग कौन हैं, इनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इस हवाले से एक हम रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे अपने पैनल की तरफ बढ़ते हैं। हवाला हुंडी और ईरानी तेल की स्मगलिंग, करप्शन की बहती गंगा में सब हाथ धोने लगे। हसास इदारे की वज़ीर आज़म हाउस को रिपोर्ट में होशुरबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक 722 करेंसी डीलर हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्विस हैं। सबसे ज्यादा 205 हवाला हुंडी डीलर पंजाब में हैं। केपी में 183, सिंध में 176 डीलर हवाला हुंडी का कारोबार करते हैं। बलोचिस्तान में 104, आजाद कश्मीर में 37 डीलर हवाला हुंडी में मुलव्विस हैं। हसास इदारे ने ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस अफसरों, सियासतदानों की तफसीलात भी जमा करवा दी। बॉर्डर एरिया में 76 डीलर्स तेल स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। मुल्क भर में 995 पंप ईरानी तेल की फरोख्त का कारोबार करते हैं। ईरानी तेल की स्मगलिंग में 90 सरकारी हुकाम मुलव्विस हैं और 29 सियासतदान भी मुलव्विस हैं। इंकशाफ किया गया कि तेल की स्मगलिंग की आमदन दहशतगर्द भी इस्तेमाल करते हैं। ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल स्मगल होता है। ईरानी तेल की स्मगलिंग से कौमी खजाने को सालाना 60 अरब रुपए से ज्यादा नुकसान हो रहा है। ईरान से तेल ईरानी गाड़ियों में स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। कौमी खजाने को 60 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। और अब तक इस हवाले से एक रिपोर्ट जो सामने आई है, मज़हर बरलाल साहब, वो सरकारी हुकाम कौन है और वो सियासतदान कौन है जिनके लोग सामने आए और क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? जो माजी की रवायात अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कार्रवाई होगी। ये आई वाश है, ये हवाले हुंडी वाले बंदे पकड़ लो। अब देखें, पंजाब बड़ा सूबा है तो उसमें आपने बताया कि 205 हैं और 183 जो हैं वो केपी में है। केपी तो बहुत छोटा है पंजाब के मुकाबले में, तो इसका मतलब है वहाँ ज़्यादा हवाला हुंडी का कारोबार हो रहा है। सिंध में ज़्यादा हो रहा है, 173 है वहाँ पे। अब जो स्मगलिंग हो रही है, अच्छा स्मगलिंग पंजाब में तो नहीं हो रही, स्मगलिंग सारी बलोचिस्तान में हो रही है, सिंध में हो रही है या खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। अब स्मगलिंग को रोकने वाले इदारों को आपने कभी पूछा?
कि भाई आप स्मगलिंग रोकने के लिए हैं तो स्मगलिंग क्यों नहीं रोक रही। वो जब तक आप बीमारी की जड़ नहीं काटेंगे, जड़ नहीं पकड़ेंगे, तो ये मेरा ख्याल है 2-4 दिन कार्रवाइयाँ होंगी, उसके बाद फिर ले दे के पाकिस्तान में जिस तरह मामला तय होते हैं ना उसी तरह हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि लोगों को वक्त मुख्तसर और है। अगर ये बता कड़ी दें नाम सजाएं देनी कौन-कौन से हुई, सियासतदान शामिल हैं? अगर कड़ी सजाएं देनी हुई तो ये बड़े ताकतवर किसी एक का लोग नाम हैं। बताएं, मैंने आजम साहब की वो तरफ मुझे बढ़ना नहीं है। पता नामों का, लेकिन ये बहुत ताकतवर लोग हैं, इनको सजाएं देना मुश्किल काम है। आजम साहब, तेल की स्मगलिंग हो, डॉलर की स्मगलिंग हो, हमने ये तमाम स्मगलिंग्स देख ली हुई है, ठीक है। इनके हवाले से रिपोर्ट सामने आती है, कार्रवाई नहीं की जाती। डॉलर के हवाले से हमने देखा था, हमने बाहर से मशीनें इंपोर्ट की हैं जी, वॉक थ्रू गेट्स लगाए जाएंगे कराची एयरपोर्ट पे, डॉलर पे वो सुन कहाँ ले, गए? डॉलर पे सुन ले। मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत वक्त या कोई और डॉलर के ऊपर कुछ कर सकता है। ये वाहिद एक बंदे का रोल है, वो है आर्मी चीफ। उन्होंने इनिशिएटिव लिया डॉलर के ऊपर, और उनका इनिशिएटिव वही नज़र आ रहा है हमें। डॉलर के ऊपर कल देंगे हम एक बड़ी इस पर ब्रेकिंग देंगे, डिटेल देंगे, और इस पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूँगा कि ये हमारी बहुत अच्छी खबर है, तो कल आप देखिएगा ये स्क्रीन पे आपको नजर आएगी। वो वॉक थ्रू और गेट्स कहाँ डॉलर- चले गए हैं और जिन्होंने डॉलर डिटेक्ट आज करने डॉलर थे? से हटके स्मगलिंग पे बात कर लेना। डॉलर कंट्रोल होने जा रहा है, ये मैं सिर्फ इतना हिंट दे अच्छा, दूं आपको। स्मगलिंग पे आ जाएं। अब स्मगलिंग पे आ जाएं। दुरुस्त कह रहे हैं, स्मगलिंग सारी बॉर्डर से होती है। बॉर्डर पे कौन तैनात है? बॉर्डर पे हमारे चंद अदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है, जिन्होंने स्मगलिंग रोकनी है, जिसमें कस्टम्स है, कस्टम इंटेलिजेंस है। वैसे सिक्योरिटी के तमाम तर जिम्मेदारियाँ हमारी जो है वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास है। देखिए, अगर वहाँ से स्मगलिंग हो रही है और ट्रकों में स्मगलिंग हो रही है, तो उनको वहाँ पे वो क्यों नहीं रोका जा रहा? ये इसके अंदर भी बहुत सारे अवामल कार फरमाए, और ये भी इसका क्रेडिट मैं फिर आर्मी चीफ को दूंगा। उन्होंने जो कराची में मीटिंग की थी बिजनेस कम्युनिटी के साथ, वहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी का ये तकाजा था कि सबसे पहले स्मगलिंग रोके, ताकि पाकिस्तान का जो अंदरूनी हमारी प्रोडक्शन है वो यहाँ पे फ़रोग पाए और हम एक्सपोर्ट करने के काबिल हो। अब डॉलर से आपको, डॉलर कंट्रोल होने से आपको कौन कौन से फ़ायदे हासिल होंगे? आपको पेट्रोल का जो है ना बजट वो कम होगा, आपका एनर्जी, आपकी एनर्जी नीचे डॉलर पे आएगी। आपने काम कल बात करेंगे, डिटेल में करेंगे, लेकिन ये जो 29 नाम सामने आए हैं, सियासतदान इसमें शामिल हैं, फिर इसमें सरकारी हुकाम भी शामिल हैं। ये बढ़ चुके हैं नाम, ये कल की रिपोर्ट है 29, ये नाम बढ़ चुके हैं। इसमें सियासी लोग भी हैं, इसमें सरकारी लोग भी हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इसमें स्मगलर्स भी हैं। कानूनी कार्रवाई की जाएगी? अभी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन देखना यह है कि ये भी कि माजी के जैसा एहतसाब होता है या ये सीरियस नोट पे होता है। इस वक्त तो बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि सीरियस नोट के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो रहा है इस वक्त इन लोगों को छूट देने का। ठीक हो गया। अब बात करते हैं कुछ चीनी के हवाले से। चीनी की कीमतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। हमने देखा है कि जी हुकूमत जो हमारी है, उन्होंने एक मोहसिन नकवी साहब ने एक बाकायदा ताजरों के साथ मीटिंग की है। मदर साहब, हमने उनको कहा है कि हम आपसे जो है ना वो चीनी 140 रुपये में ख़रीदेंगे। जो चीज़ 90 या 95 रुपये में पर किलो के हिसाब से जानी थी, वो हम 140 में ख़रीद के उन्हें मज़ीद फ़ायदा देंगे, फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी का रेट लगा के आवाम को सेल करेंगे। ये क्या हो रहा है? पहले तो वो डार साहब को ले आए ना कटहरे में, इसाक डार साहब को, मुर्तज़ा डार ना लेना नहीं, इसाक मुर्तज़ा डार डार को साहब ले शरीफ आए। बंदे हैं भाई। ठीक है, इसाक डार को ले आए। उसने इजाज़त दी थी एक्सपोर्ट करने की चीनी कम रेट्स पे, और उसने कितना कमीशन खाया ये उसी से पूछा जाना चाहिए। साद नवीद का उमर भी शामिल वो है। जो साद नवीद का उमर भी शामिल है, कॉमर्स मिनिस्टर वो थे, और डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर। डार दोनों साहब बराबर के तो नवीद जिम्मेदार कबर प्राइम साहब तो खुद मिनिस्टर हाथ साफ थे। करके पीछे होके कह रहे हैं स्मगलिंग और होती रही है, डिप्टी वो तो प्राइम खुद मिनिस्टर अपना की रोना रो बात रहे कर रहे हैं। हैं डार साहब की। डार साहब ही कारीगरी दिखाते थे जी सारी। दूसरा, जो वो रूस से जहाज आया उसमें कमीशन किसने खाया? हमें तो पेट्रोल नहीं सस्ता मिला। दावे तो वो मुसद्दक मलक साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते थे मरियम औरंगजेब की जगह। जब कोई काम ना हो, ये मरियम औरंगजेब, अतात आरड़ और मुसद्दक मलक, कोई काम नहीं, कोई मतलब नहाने का टाइम नहीं, पानी पीने का टाइम नहीं, चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। एक जहाज आने के बाद कौम तौबा तौबा कर उठी थी। अब ये और है, लोग मज़ीद नहीं लोग चाहिए, दुआएं कर रहे मज़ीद थे, या नहीं अल्लाह चाहिए। दूसरा जहाज कि ना ना आए। आए, खुद exactly। इन्होंने चीनी भिजवाई, फिर खुद मंगवाने के ऑर्डर दिए। जैसे हम गंदम के साथ करते हैं हर दफा, तो ये खुद अब- भेजते हैं, फिर महंगे दामों अब खरीद वो के वापस जो लेकर आते मैं हैं। तो आपके मीडिया से भी ये सवाल करता हूँ, मैं मीडिया का हिस्सा हूँ, लेकिन सवाल तो लोग हमसे करते हैं ना कि जब चीनी 55 से 60 रुपए हुई थी तो आप लोगों ने बड़ा शोर मचाया था, अब क्यों नहीं शोर मचाते? बताएं, आप क्यों नहीं शोर मचा रहे? आप वो 10 अरब का किस्सा बता देना। अच्छा, बताएं इसमें आपने क्यों नहीं शोर मचाया? ये चीनी की जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है ना, इसके अंदर एक बहुत बड़ा स्कैम है।
चीनी कागजों में एक्सपोर्ट होती है, कागजों में इंपोर्ट हो रही होती है, क्योंकि लेकिन चीनी इनके गोदामों में पड़ी होती अपनी है, जगह पे बरकरार होती है। बहुत थोड़ी मिकदार में चीनी एक्सपोर्ट होती है, बाकी चीनी इनकी यहीं पे मौजूद आजम होती साहब है। हॉलीवुड मूवी का और स्क्रिप्ट वो- बता रहे हैं आप, वो ये पूरा पूरा कागजों के अंदर अफगान ट्रेड में चीनी वहां चली जाती है, अफगान ट्रेड फिर जो है ना किसी ना किसी मुल्क से वापस आ जाती अच्छा। है। नहीं सिर्फ चीनी नहीं, सीमेंट भी इसी सर, तरह ये अच्छा, वारदात होती है आप दोनों सीमेंट को में। बताती चलूं, आप चीनी चोरों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बिजली चोर भी पकड़े जा रहे हैं। अब तक 200 के करीब जो हैं वो अफराद गिरफ्तार भी हो गए जिन्होंने बिजली चोरी की है। बताइए। वो गिरफ्तार तो हो गया, तो जिन्होंने पहले चोरी की हुई है उनसे बरामदगियां क्यों नहीं कर रहे? कितनी कितनी बिजली चोरी हुई है, उन इदारों से नहीं पूछते जो बिजली कह चोर रहे है। हैं 8 करोड़ यूनिट की खोज लगाई है हमने। वो भाई खोज लगाई है ना, तो जो पुराने बिल है वो कौन क्लियर करेगा? वो और हम साहब, क्यों करें? 1200 आपने मेरे प्रोग्राम में वैसे एक प्रेडिक्शन की थी, मैं आपको देखिए- आपके हवाले से जिक्र करना चाहूंगी। आपने कहा था कोर्ट्स भी बनाई जाएंगी, आपकी बात लगता है नहीं, कुछ मैं सुनी गई समझता है। हूँ कि ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है। आपको स्पेशल कोर्ट्स में इनको भेजना पड़ेगा और आपको स्पीडी ट्रायल करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि चोरों के खिलाफ कार्रवाई और रोकथाम हो। देखिए इस वक्त तक बिजली चोरों के खिलाफ कुल 1273 लोगों के खिलाफ एक्शन हो चुका है, जिसमें 83 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें पॉलिटिशियन भी शामिल हैं और वापडा के अपने अफसरों के खिलाफ भी एक्शन हो चुका है बहुत सारों, जिसमें एसडीओ, एक्सीएन और लाइन सुपरडेंट वगैरह शामिल है। देखिए इसी स्पीड से अगर आप ऑपरेशन करते जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर मैं से आप चीज़ें अच्छा जाएं। खासा इस वक्त 18 करोड़ रुपए के डिटेक्शन बिल भी डाले जा चुके हैं ठीक, चोरों चीज़ें के मजीद ऊपर। बेहतर हो जाएंगी। प्रोग्राम का वक्त हुआ चलता है, लेकिन बानिया पाकिस्तान हम बहुत शर्मिंदा हैं। ये आपका वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब आपने देखा है। ये वो रियासत नहीं है जहाँ एक आम आदमी को रिलीफ मिल सके। लेकिन इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह ताला वो दिन बहुत जल्द आएगा जब एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। और आज एक इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस भी हमने देखी है। ये कहा जा रहा था कि इंडिया बारिश की आड़ में छुपने की कोशिश कर रहा है और हमारी टीम काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन आज हमारी टीम ने हमारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फायजा बुखारी को, मेरे पैनल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।